साल 1945 15 दिसंबर को दोपहर के 2:10 यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर प्लेन्स फ्लोरिडा से टेक ऑफ करते हैं। इस उड़ान को कहा जाता है फ्लाइट 19। ये लोग अपने 3 घंटे का रूटीन मिशन कर रहे थे, यानी ये कोई ऐसी स्पेशल उड़ान नहीं थी, ये बस ऐसे ही अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे। फ्लाइट में 14 क्रू मेंबर्स मौजूद हैं, जिन्हें लीड कर रहे हैं एक फ्लाइट लीडर चार्ल्स कैरोल टेलर। ये 5 जहाज उड़ान भर के ईस्ट के डायरेक्शन में फ्लाई करते हैं फ्लोरिडा से। सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, मौसम काफ़ी साफ है, लेकिन उड़ान भरने के करीब 2 घंटे बाद इनके स्क्वाड्रन लीडर रिपोर्ट करते हैं कि अचानक से इनके कंपास में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इनका कंपास काम करना बंद कर जाता है। ये अपना बैकअप कंपास निकालते हैं, लेकिन बैकअप कंपास भी काम करना बंद कर चुका होता है। इन्हें पता नहीं इनकी पोजीशन कहाँ पर है एक्चुअली में। ये बाकी प्लेन्स के पायलट से भी पूछते हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनके भी सारे इंस्ट्रूमेंट्स काम करना बंद कर चुके होते हैं। मौसम अब धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है। शाम के 4:56 टेलर को लगता है कि उनके प्लेन्स एक्चुअली में गल्फ ऑफ मैक्सिको के ऊपर पहुंच चुके हैं, इसलिए अब उन्हें ईस्ट के डायरेक्शन में फ्लाई करना होगा वापस फ्लोरिडा जाने के लिए। अब ये बात वो ध्यान में रखते हुए अपने सारे प्लेन्स को कमांड देते हैं कि ईस्ट के डायरेक्शन में फ्लाई किया जाए, लेकिन कुछ फ्लाइट में क्रू मौजूद हैं जिन्हें लगता है नहीं, वो एक्चुअली में अभी ईस्ट में ऑलरेडी हैं, उन्हें वेस्ट में फ्लाई करना चाहिए। यानी बाकी क्रू मेंबर्स को शक है कि एक्चुअली में उन्हें वेस्ट में फ्लाई करना चाहिए वापस घर लौटने के लिए, लेकिन मौसम बिगड़ता रहता है। सूर्य ढल जाता है और अंधेरा हो जाता है। इस वक्त माना जाता है कि ये प्लेन्स एक्चुअली में 370 किलोमीटर ईस्ट में थे फ्लोरिडा के, और इस सब के बाद ये पांचों के पांचों प्लेन्स हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। आज के दिन तक हम इन प्लेन्स के बारे में नहीं जानते कि ये कहाँ पर हैं और इनके साथ क्या हुआ। फ्लाइट 19 के गायब होने के बाद एक सर्च एंड मरीनर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है 13 लोगों के क्रू के साथ। इसका मिशन है फ्लाइट 19 को ढूंढना। ये ढूंढने निकलता है और ये भी गायब। पहले फ्लाइट 19 के 14 लोग गायब, और अब इस मरीनर सर्च एंड रेस्क्यू एयरक्राफ्ट के 13 लोग गायब। इसके बाद कई दिनों तक एक बहुत ही बड़ा एयर एंड सी सर्च ऑपरेशन बुलाया जाता है, उस वक्त का वन ऑफ द लार्जेस्ट सर्च ऑपरेशन इन दोनों फ्लाइट्स को ढूंढने के लिए। लेकिन कोई अता पता नहीं चलता, ना तो कोई बॉडी मिलती है किसी इंसान की, ना ही एयरक्राफ्ट का कोई टूटा हुआ हिस्सा मिलता है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जहाँ पर ये दोनों प्लेन्स गायब होते हैं, उस एरिया को आज हम बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। Over the past 50 years, 3,000 ships and 100 planes have gone missing in a mysterious stretch of water in the Atlantic Ocean. Ships have gone missing, planes have gone missing. Known as the Devil's Triangle. A source of intrigue, legend, and fear. This is the Bermuda Triangle. बरमूडा ट्रायंगल समंदर की पूरी सराह जगह मानी जाती है, जहां पर 100 से भी ज़्यादा तैयारी और बहरी जहाज गए और लापता हो गए, जिनका कोई अता पता नहीं चला। ये एक ऐसा एरिया है जो अमेरिका में फ्लोरिडा से लेकर प्यूर्टो रिको तक और ऊपर बरमूडा ट्रायंगल तक जाकर ख़त्म होता है। एक तरीके का ट्रायंगल सा एरिया बन जाता है यहाँ पर। ओवरऑल 5 लाख स्क्वायर माइल से भी ज़्यादा का एरिया बरमूडा ट्रायंगल कवर करता है। बरमूडा ट्रायंगल के किस्से 500 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। साल 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस जब नई दुनिया की खोज करने निकले थे, उन्होंने रिपोर्ट किया कि जब ये इस एरिया से गुजर रहे थे, उनका कंपास काम करना बंद कर गया, और एक रात उन्होंने जब अपने बहरी जहाज से आसमान की तरफ देखा, उन्हें एक बड़ी ही अजीब सी रोशनी दिखाई दी। एक खौफनाक रोशनी जो आग के गोले जैसे दिख रही थी, और वो आग का गोला इन्हें आसमान से समंदर में जाते हुए दिखा। यहाँ से शुरू होती है मिस्ट्री, और आने वाली सदियों में कई नाम दिए गए इस जगह को। द ग्रेवयार्ड ऑफ द अटलांटिक, द सी ऑफ डूम, सरगासो ग्रेवयार्ड, ये ऐसे नाम थे जिन्हें 18 और 19 सेंचुरी में इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जो बरमूडा ट्रायंगल नाम था, इसे पहली बार एक्चुअली में 1964 में इस्तेमाल किया गया।
اس کی وجہ سے برمودا ٹرائنگل کی مسٹری اس زمانے کی سب سے پاپولر مسٹری بن گئی، اتنی پاپولر کہ کئی کتابیں بھی اس پر لکھی گئیں، کئی فلمیں بنائی گئیں، کئی کمپیوٹر گیمز بنائے گئے اور کچھ گانے تک بھی لکھے گئے برمودا ٹرائنگل کے اوپر۔ کچھ اور واقعات کی بات کریں تو ایک اور خوفناک واقعہ پیش آیا تھا سال 1918 میں یو ایس سائیکلوپ جہاز کو لے کر۔ یو ایس نیوی کا اس وقت کا سب سے بڑا اور سب سے تیز بحری جہاز، امریکہ کی نیوی کے لیے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایسٹ تھا، اسپیشلی تب جب امریکہ نے ورلڈ وار 1 میں حصہ لینا شروع کیا۔ یہ ٹروپس کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے اور کول کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ 4 مارچ 1918 کو 306 لوگ بیٹھے تھے یو ایس سائیکلوپس میں، واشنگٹن کے پاس ایک شہر ویسٹ انڈیز بالٹیمور، وہاں سے یہ جہاز روانہ ہوا برازیل کی اور۔ لوگوں کے علاوہ اس جہاز میں 11,000 ٹن مینگنیز بھی تھا۔ یہ راستہ طے کرنے میں قریب 9 دن کا وقت لگنا تھا۔ یہ جہاز صحیح سلامت روانہ ہوا، موسم صاف تھا، شپ کی طرف سے میسج آیا جاتے وقت ویدر فیئر آل ویل، لیکن یہ میسج آخری میسج تھا اس شپ کی طرف سے۔ یہ جہاز اپنے راستہ نکلا اور اس کے بعد اس کا کوئی اتا پتہ نہ چلا، اچانک سے غائب ہو گیا۔ اس واقعے نے سب کو چونکا کر رکھ دیا۔ یو ایس نیوی کی ون آف دا بگیسٹ شپس، اتنا بڑا جہاز آخر کیسے غائب ہو سکتا ہے؟ ابھی آپ کے دماغ میں یہ خیال تو آ ہی رہا ہوگا کہ برمودا ٹرائنگل کے واقعات کے پیچھے اصل میں ہے کیا؟ تو اس کے پیچھے بہت سی تھیوریز ہیں۔ کچھ لوگ بلیمز ایلینز پر ڈالتے ہیں کہ ایلینز نے ان سارے جہازوں اور شپس کو غائب کیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں کا سمندر اس طریقے سے ہے کہ یہ سارے جہاز اور شپس اس کے اندر گر جاتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس جگہ میں سمندر کے نیچے ایک بڑا سا سی مانسٹر ہے جو ان چیزوں کو غائب کر دیتا ہے۔ بہت سی وجوہات ہے اس چیز کے ہونے کے پیچھے، شاید اس سمندر کے نیچے سی مانسٹر ہی رہتے ہوں یا کچھ ایلینز جو ان چیزوں کو غائب کر دیتے ہیں۔ اس چیز کا آج تک کوئی پتہ نہیں لگا سکا کہ اصل میں یہ ہونے کی وجہ ہے کیا۔ یہ راز اسی بڑے پراسرار سمندر میں ہی رہ گیا اور شاید ہم اس راز کو کبھی جان ہی نہ پائیں۔ خیر، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ چاہیں تو آپ میرا انسٹاگرام بھی فالو کر سکتے ہیں۔ ملتا ہوں آپ کو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔